नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में बात करी थी। और क्रिया में हम बात की थी कि किसकी प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया, प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। 8 भेद हम पढ़ चुके थे। अब जो अगला भेद है वो है काल के आधार पर क्रिया। अगला जो भेद पढ़ेंगे हम किसके आधार पर? काल के आधार पर क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। काल के आधार पर क्रिया, और काल के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। एक तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकाल क्रिया कहलाती है। और जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है भूतकालिक क्रिया। क्या होती है भूतकालिक क्रिया? भूतकाल में, बीते हुए समय में यदि किसी कार्य के होने का बोध हो रहा हो तो वह कैसी क्रिया कहलाएगी? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो लिखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे लिखना है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में, बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राजेश विदेश गया था, बच्चे
फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखो, पढ़ी मतलब पूरा हो गया कार्य, बजाई पूरा हो गया, गया था बीते हुए समय में, और रहे थे। अब अगर यहां पर रहा है आ जाता तो वर्तमान हो जाता अपूर्ण, और रहे थे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, और रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें अंतर विशेष ध्यान रखना है। अब आगे समझिए, जो भूतकालिक क्रिया होती है, इस भूतकालिक क्रिया को 6 भागों में बांट दिया जाता है या 6 भेद कर दिए जाते हैं। तो यहां लिखेंगे भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। अब 6 उपभेद कौन कौन से होते हैं? तो ये बात तो आप पहले लिख चुके हो। जो भूतकालिक क्रिया होती है उसके जो 6 उपभेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये आप पहले लिख चुके हो। एक होता है सामान्य भूतकालिक क्रिया, एक होती है आसन्न भूतकालिक क्रिया, एक होती है पूर्ण भूतकालिक क्रिया, एक होती है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, एक संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, और एक होती है हेतुमद भूतकालिक क्रिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक एक से। तो सबसे पहली जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया। और सामान्य भूतकालिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के द्वारा बीते हुए समय में होने का बोध तो कराया जाए, साथ के साथ सामान्य स्थिति का बोध कराया जाए। सामान्य स्थिति में वो प्रयुक्त हो रही हो, ना तो ये पता चल रहा हो को क्रिया बहुत पहले हुई है या अभी हुई है या कब हुई है, कुछ नहीं पता लगता, बस कार्य होने की सामान्य स्थिति का बोध होता है। तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है। और सामान्य भूतकालिक क्रिया की जो पहचान होती है, इसमें क्या आता है अंत में? आ ई ए। अंत में क्या आता है? आ ई ए। तो देखिए, समझना इसमें, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, लेकिन सामान्य स्थिति का बोध कराया जाए। बोध तो बीते हुए समय में हो रहा हो, लेकिन स्थिति कैसी आ रही हो? सामान्य स्थिति का। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, इस प्रकार लिख सकते हैं, होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है।
सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे समझना, तो देखो बीते हुए समय में कार्य होने की सामान्य स्थिति का बोध होगा तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। अब इसके अंत में क्या आएगा? आ ई ए। जैसे मैंने यहां लिखा विजय विजय जयपुर गया, विजय जयपुर गया, मुनीस आगरा गई, मुनीस आगरा गई, बच्चे विद्यालय गए, बच्चे विद्यालय गए। तो इन सभी में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। कार्य तो पूरा हो गया लेकिन कब हुआ कुछ नहीं पता लग रहा, बस सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है। विजय जयपुर गया, कार्य पूरा हो गया लेकिन कब गया नहीं पता लग रहा। मुनीस आगरा गई, कब गई? बच्चे विद्यालय गए, कब गए? कुछ पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, बस क्रिया पूरा हो रही है, कार्य को पूरा कर रही है लेकिन कब नहीं पता लग रहा। सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। देखो यहां अंत में आ ई और ए आ रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। शब्द के अंत में आ ई ए आएंगे, सामान्य स्थिति का बोध हो रहा होगा और कार्य पूरा हो रहा होगा, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया। दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं आसन्न भूतकालिक क्रिया? देखो आसन्न का मतलब होता है तुरंत या निकट समय में। तो किसी कार्य के तुरंत ही पूरा होने का बोध हो, निकट समय में ही कोई कार्य हुआ हो, वो कहलाता है आसन्न भूतकालिक। तो आसन्न में तुरंत ही किसी कार्य के होने का बोध कराया जाता है। तो यहां पर जब इसमें अंत में आता है तो क्या आता है? आ ई ए के साथ में आ ई ए के साथ में है या हैं आता है या हैं आता है। तो इसमें अंत में आ ई ए के साथ में है या हैं आएगा। कैसे आएगा समझना। क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में तुरंत ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तुरंत ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, आसन्न भूतकालिक क्रिया, आसन्न
भूतकालिक आसन्न भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा हो, लेकिन वह कार्य तुरंत ही घटित हुआ हो। जब तुरंत ही घटित हुआ है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने खाना खाया, ये सामान्य स्थिति है, नहीं पता लग रहा कब खाया, अभी खाया, बहुत पहले खाया, कब खाया कुछ नहीं पता लग रहा, ये सामान्य। मैंने खाना खाया है, इसका मतलब ये क्या बोध करा रहा है कि अभी अभी खाया है, तुरंत ही कोई कार्य पूरा किया है। तो मैंने खाना खाया है, ये तुरंत ही किसी कार्य के पूरे होने का बोध करा रहा है, इसलिए इसे आसन्न भूतकालिक क्रिया कहेंगे। तो समझना, जैसे जैसे मैंने पूजा की है, मैंने पूजा की है, रमा मंदिर गई है, रमा मंदिर गई है, अविनाश बाजार गया है, अविनाश बाजार गया है, पिताजी कार्यालय गए हैं, पिताजी कार्यालय गए हैं। तो इसमें किसी कार्य के पूर्ण होने में तुरंत ही पूरे होने का बोध कराया जाता है। तो किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, लेकिन वह कार्य तुरंत ही किया गया है। तो जो तुरंत किया जाता है वो होता है आसन्न भूतकालिक, क्योंकि आसन्न का मतलब निकट या तुरंत ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा की है, मैंने पूजा की, नहीं पता लग रहा कब की, लेकिन मैंने पूजा की है, इसका मतलब अभी अभी की है। रमा मंदिर गई, पता नहीं कब गई, सामान्य स्थिति है। रमा मंदिर गई है, इसका मतलब अभी अभी गई है। और अविनाश बाजार गया, कब गया नहीं पता लग रहा, सामान्य। बाजार गया है, इसका मतलब तुरंत ही गया है। इसी प्रकार पिताजी कार्यालय गए हैं, तो अभी अभी गए हैं। तो आ ई ए के साथ में है या है जुड़ जाए तो वो आसन्न भूतकालिक क्रिया होती है। आसन्न भूतकालिक, ता है ती है ते है के साथ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आ ई ए के साथ में। अब अगर यहां जाता ता है ती है ते है, तो वह, जैसे अविनाश बाजार जाता है, तो ये फिर वर्तमान में हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गया है मतलब कार्य पूरा हो रहा है, तो यहां पर इस प्रकार आता है, तब आसन्न भूतकालिक क्रिया होगी। अगला जो इसका भेद होता है वो कौन सा भेद होता है? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पूर्ण भूतकालिक क्रिया। मैं इसको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि आपको काल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्रिया के साथ ही इनको इतने विस्तार से बताऊंगा कि आपको काल पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। बस अंतर इतना आएगा, यहां इसको क्रिया कह रहे, वहां इसको काल कहा जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगा सब कुछ। तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया में क्या आता है? अंत में पूर्ण का बोध करा रहा है, तो आ ई ए के साथ में क्या आएगा? था, थी, थे। चुका, चुकी, चुके इसमें आ जाता है, तो ए आ रहा है, आ ई ए, चुका, चुकी, चुके। आ ई ए के साथ में था, ती, थे। तो देखिए इसमें क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा
क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में, बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने में, किसी कार्य के होने में पूर्णता का बोध हो, पूर्णता का बोध हो, अर्थात बहुत पहले ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में पूरे होने का, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, लेकिन बहुत पहले ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा हो, तो वहां पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे नितेश बाजार गया था, मनु मंदिर गई थी, मनु मंदिर गई थी, बच्चे ननिहाल गए थे, तो यहां पर बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध तो हो रहा है, लेकिन बहुत पहले ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। जैसे और समझिए, चोर घर में घुस चुके थे, वह आगरा पहुंच चुका था। तो ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी इसी में आते हैं, क्योंकि कार्य के पूर्ण होने का बोध हो जाता है बहुत पहले ही। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने में पूर्णता का बोध हो, अर्थात बहुत पहले ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखो इसमें नितेश बाजार गया, सामान्य स्थिति गया है, अभी अभी गया, और गया था बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है ना। तो मनु मंदिर गई सामान्य, मनु मंदिर गई है आसन्न, और मनु मंदिर गई थी मतलब बहुत समय पहले की बात हो गई, इसलिए ये किस में जाएगा, पूर्ण भूतकाल में।
तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया में आ ई ए के साथ में या चुका चुकी चुके के साथ में था थी थे आता है। तो ये बोध करा रहा था किसका, पूर्ण भूतकालिक क्रिया का। अगली जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं अपूर्ण भूतकालिक क्रिया? इसको समझने से पहले इसमें हम लिखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, यदि ये आता है तब तो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन रहा रही रहे के साथ में क्या आ जाएगा, था थी थे। इसके साथ में क्या आ जाएगा, था थी थे। तो ये कौन सी होगी, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। मोहन जयपुर जा रहा है, इसका मतलब जारी समय में है, जा रहा है तो अपूर्ण है, और जा रहा था ये पुरानी बात है, और जा रहा था अपूर्ण था। तो जा रहा था थी थे आ गया रा रही के साथ, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। तो इसमें यह बात विशेष ध्यान रखनी है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण होने में, किसी कार्य के पूर्ण होने में क्या हो, कार्य पूरा नहीं हो रहा, अपूर्ण हो कार्य। तो कार्य जब अपूर्ण होगा तो वो बीते हुए समय में होगा, तो अपूर्ण भूतकालिक हो जाएगा। तो इसमें समझना, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो तो वह अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे समझना, मैंने यहां लिखा विकास पुस्तक पढ़ रहा था। विकास पुस्तक पढ़ रहा था, अपूर्ण है, अपूर्ण है तो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकालिक। अब पढ़ रहा है कर देता तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता, और पढ़ रहा था पुरानी पीछे की बात हो गई, बीते हुए समय की हो रही है। विकास पुस्तक पढ़ रहा था, रीना भजन गा रही थी, रीना भजन गा रही थी, बच्चे
झगड़ रहे थे, कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा था। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध करा रहे। तो बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो रहा हो तो वहां अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। देखो, विकास पुस्तक पढ़ रहा था, अब रहा था मतलब बीता हुआ समय है, कार्य पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो तो वो अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब किस में आ रहे हैं? यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे की जगह रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता तो यही अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हो जाती, यही अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती। तो ये समझ आ गया होगा। तो ये हो गया अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अगली जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? संदिग्ध और संभाव्य में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो दोनों में अंतर समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, एक तो होती है संदिग्धता और एक होती है संभावना, दोनों में अंतर होता है। एक तो होती है संदिग्धता, एक होती है संभावना, दोनों में अंतर होता है। देखो, काल कितने होते हैं? 3। एक तो होता है भूतकाल, एक तो होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। काल होते हैं 3, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब देखो, एक तो संदिग्धता होती है, एक होती है संभावना। मान लो मैं किसी बीते हुए समय की बात कर रहा हूं तो मैं उसमें संदिग्धता करूंगा कि शायद ऐसा हुआ हो, ये संभावना होती है। अब पीछे की बात, जो बीते हुए समय की मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसा हुआ होगा। मैं पीछे की बात करूंगा तो क्या कहूंगा कि ऐसा हुआ होगा। और आने वाले समय की, भविष्य की बात करूंगा तो क्या कहूंगा? शायद ऐसा हो। दोनों में अंतर है, ऐसा हुआ होगा और शायद ऐसा हो। तो शायद ऐसा हो ये संभावना का बोध करा रहा है भविष्य के लिए, और ऐसा हुआ होगा, अब ये जरूरी है कि ऐसा हुआ हो, तो ये संदिग्धता है। ऐसा हुआ होगा ये संदिग्धता है और शायद ऐसा हो ये संभावना है। तो दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ? तो संदिग्धता हमेशा किस में होती है? भूतकाल में। हम किसी चीज में संदिग्धता कर रहे हैं तो वो बीते हुए समय में ही तो कर रहे हैं, और संभावना करेंगे तो किसके लिए की जाएगी? भविष्य के लिए। संभावना किसके लिए की जाएगी? भविष्य के लिए। लेकिन ये दोनों बातें हम जारी समय में कर सकते नहीं कर सकते? जारी समय में संदिग्धता भी हो सकती है और संभावना, जारी समय में संदिग्धता भी हो सकती है और संभावना। वह विद्यालय जाता होगा, तो वह विद्यालय जाता होगा इसका मतलब जारी समय के लिए कह रहा है, जारी समय में ही तो है विद्यालय जाना, जारी समय में, लेकिन संदिग्धता है। शायद वह विद्यालय जाता हो, ये संभावना की जा रही है। तो शायद वह विद्यालय जाता हो ये संभावना है, वह विद्यालय जाता होगा ये संदिग्धता है। तो वर्तमान में रह के हम संदिग्धता का भी बोध कर सकते हैं और संभावना का भी बोध कर सकते हैं जारी समय में। तो भूतकाल में तो संदिग्धता होती है, भविष्य में संभावना होती है और दोनों वर्तमान में होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो अगला वेद होगा वो कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। 5वां जो वेद होगा वो कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। तो देखिए, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया की जो पहचान है वो क्या है? आइए के साथ में क्या आएगा? होगा, होगी, होंगे। आ ई ए।
के साथ में आएगा होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। तो देखो समझो इसको, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कार्य के, किसी कार्य के होने में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, संदिग्धता का बोध हो, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाती है। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्या होती है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया? जैसे यहां समझना, जैसे मैंने लिखा मनोज, मनोज जोधपुर गया होगा, मनोज जोधपुर गया होगा। तो आ ई ए के साथ में होगा होगी आएंगे। निधि ननिहाल गई होगी, ननिहाल गई होगी। बच्चे विद्यालय गए होंगे, बच्चे बच्चे विद्यालय गए होंगे। बच्चे विद्यालय गए होंगे। वे घर पहुंच गए होंगे, वे घर पहुंच गए होंगे। तो यहां पर आ ई ए के साथ में होगा होगी होंगे आएंगे। अब देखो बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो रहा है नहीं हो रहा, समझो। मनोज जोधपुर गया होगा, अब ये पक्का है क्या गया होगा? बीते हुए समय में बोध हो रहा है। मनोज जोधपुर गया सामान्य भूतकाल हो गया और होगा संदिग्ध भूतकाल हो गया, क्योंकि इस होगे ने संदिग्धता करा दी। मैं इतना लिखता मनोज जोधपुर गया, तो ये सामान्य भूतकाल है। होगा जोड़ते ही ये क्या हो गया? संदिग्ध हो गया, संदिग्धता का बोध हो गया इसमें। निधि ननिहाल गई, तो निधि ननिहाल गई ये क्या है? सामान्य भूतकाल। अब इसमें जोड़ दिया होगी, इसका मतलब संदिग्ध है। तो जब किसी आ ई ए के साथ में होगा होगी होंगे जोड़ देंगे तो वो किस में चला जाएगा?
संदिग्ध भूतकाल में, फिर उसमें संदिग्धता हो जाएगी, तो इसलिए संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जो अगली क्रिया है, भूतकालिक क्रिया का जो अगला भेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ध्यान से समझना। हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। देखो, हेतुमद भूतकालिक क्रिया जो होती है वह शर्त का बोध कराती है। हेतुमद जो भूतकालिक क्रिया होती है वह शर्त का बोध कराती है। एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है, एक घटना दूसरी घटना पर आधारित होती है, एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता। तो जहां शर्त रखी जाए एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, वो होता है हेतुमद। अब भूतकाल है तो बीते हुए समय में होगा, तो एक कार्य दूसरे कार्य पर जब आश्रित हो जाता है तो वह हेतुमद होता है। तो किसी कार्य के हेतु किया गया कार्य, किसी कार्य के हेतु किया गया कार्य हेतुमद होता है, और बीते हुए समय में हो रहा है, इसलिए हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहली बात, यहां शर्त का बोध होता है, और शर्त के बोध के अलावा इसमें क्या आता है? यदि तो ये क्या होता है? शर्तवाची होता है। ये क्या होता है? शर्तवाची होता है। और एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। और जब एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो तो वह क्या कहलाता है? शर्तवाची। यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो, यदि बरसात होती तो फसल अच्छी पकती। तो यहां पर शर्त रखी गई कि यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। तो यदि बरसात होती तो फसल अच्छी पकती, तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है, नहीं है। तो जब एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? हेतुमद भूतकाल कहते हैं। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है। तो समझना, जब किसी वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में घटित होने का बोध हो, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो। जब किसी वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में घटित होने का बोध हो, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो। हेतुमद भूतकालिक क्रिया कहलाती है। हेतुमद भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होगा और शर्त का भी बोध होता है। तो जब किसी वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, जब तक वो नहीं होगा तो वो कैसे बताया जाएगा? तो वही क्या होती है? हेतुमद
भूतकालिक क्रिया होती है। तो इसका विषय ध्यान रखना। तो यहां किसका बोध होता है? शर्त का। एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना बोध ये कराया जा रहा हो कि जो कार्य हो रहा है वो बीते हुए समय में। अब हेतु हेतुमद भविष्य भी होता है। अब दोनों में क्या अंतर होता है? हेतु हेतु भविष्य और इसमें जो क्रिया आएगी बीते हुए समय की आएगी, तब तो कौन सी हो जाएगी? हेतु हेतुमद भूत। और आने वाले समय का बोध कराने के लिए क्रिया आएगी तो हेतु हेतुमद भविष्य होगा। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, सब समझना। जैसे मैंने यहां कह दिया, यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। होती तो पकती, तो होती बीता हुआ समय और पकती भी बीते हुए समय का बोध करा रहा है। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी पकेगी। अब होगी भविष्य और पकेगी वो भी भविष्य। तो जब इस प्रकार की शर्त रखी जा रही है भविष्य के लिए, तो हेतु हेतुमद भविष्य होगा। और बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में शर्त का बोध, या एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो बीते हुए समय में, तो होती तो पकती, तो ये शर्त का बोध हो रहा है। और एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है। तो यहां समझना, जैसे यदि आप आते तो ज्यादा मजा आता। अब ये बीते हुए समय का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? और कार्य के पूर्ण होने का भी बोध हो रहा है, नहीं हो रहा? तो जहां भी ऐसी स्थिति आती है वो कौन सी क्रिया होती है? हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया होती है। यदि आप आते तो ज्यादा मजा आता। आते बीता हुआ समय, मजा आता, इसका मतलब कार्य पूरा हो चुका। एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित नहीं है क्या? यदि आप आते, अब आते मतलब बीता हुआ समय, और आता ये भी बीता हुआ समय। तो क्रिया भी बीते हुए समय की होंगी और दो क्रियाएं आएंगी, एक उस पर आश्रित होगी, दूसरी उसके स्वतंत्र होगी। तो यदि आप आते, अब इस पर आश्रित क्या हो गई? तो मजा आता। तो दो क्रियाएं आ रही होंगी, एक दूसरे पर आश्रित हो रही होंगी, वो होती है हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, यदि बरसात अच्छी होती, यदि बरसात अच्छी होती यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी पकती। तो फसल भी अच्छी पकती। और एक बहुत ही अच्छा और सरल उदाहरण लिख रहा हूं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है, नहीं है। जब कृष्ण बांसुरी बजाएगा तभी तो राधा नाचेगी। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित तो शर्त का बोध हो रहा हो। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। अब होती बीते हुए समय का बोध करा रहा है, पकती ये भी बीते हुए समय का बोध करा रहा है। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता बीता हुआ समय है, और नाचती ये भी किसका बोध करा रहा है? बीते हुए समय का। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है
कि यदि किसी वाक्य में कार्य के होने का तो बोध हो रहा हो, लेकिन बीते हुए समय में हो रहा हो और एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो। जब एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होगा तो वो कौन सी होगी? हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया होगी। बादल घने काले हो रहे हैं, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हुई होगी। अब देखो इसमें अलग बात हो गई, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हुई होगी। ये जारी समय का बोध करा रहा है, वर्तमान समय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार हमें ध्यान से समझना होता है कि परीक्षा में पूछता है तो वो प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, और सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया से ही पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब भविष्य में इसमें क्या अंतर होगा, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने अभी लिखा था, कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित नहीं है क्या? और इसमें शर्त रेखा रखी जा रही है कि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। अब वो राधा है, कोई बसंती थोड़ी है जो हर किसी के कहने पर नाच ले। राधा है, राधा तभी नाचेगी जब कृष्ण बांसुरी बजाएगा। तो कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। तो यहां एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है। अब बजाता क्या है? बीते हुए समय की क्रिया है बजाता, और नाचती ये भी किसका बोध करा रहा है? बीते हुए समय का। तो जब इस प्रकार से आता है तो वो कौन सा होता है? हेतु हेतुमद भूत। तो ये तो कौन सा हो गया? हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता, कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो राधा नाचेगी। कृष्ण बांसुरी बजाएगा। अब कृष्ण बांसुरी बजाएगा ये किसका बोध कराया जा रहा है? भविष्य के लिए। और तब राधा नाचेगी, तो भविष्य में जब कृष्ण बांसुरी बजाएगा तब राधा नाचेगी। तो ये बीते हुए समय का बोध नहीं करा रहा, ये आने वाले समय का या भविष्य का बोध करा रहा है। और भविष्य का बोध करा रहा है तो यहां कौन सा होगा? हेतु हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया होगा। हेतु हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया होगी। तो आपको इस प्रकार से इनमें अंतर ध्यान रखना है, किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी आपको समझना है। तो ये हो गए। अब देखो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये बात भी ध्यान से समझ लो। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। पहला विकल्प लिख दिया, रजनी विद्यालय गई है। मोनिका घर पहुंच चुकी थी। बच्चे
बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मनोज विदेश गया होगा। अब मैंने ये 4 विकल्प लिख दिए और इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का कौन सा उदाहरण है जो ये बात बताता है कि ये अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है? तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा रजनी विद्यालय गई है। अब रजनी विद्यालय गई ये सामान्य भूतकालिक क्रिया है। रजनी विद्यालय गई है तो आ ई ए के साथ में है या है आ जाता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है? वो कौन सी क्रिया मानी जाती है? आसन्न भूतकालिक क्रिया। ये कौन सी क्रिया है? आसन्न भूतकालिक क्रिया है। अब दूसरा लिखा मोनिका घर पहुंच चुकी थी। मोनिका घर पहुंच चुकी थी। अब इसका मतलब कार्य पूरा हो गया, बहुत पहले ही पूरा हो गया, और जब बहुत पहले ही पूरा हो गया तो ये किसका बोध कराएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया का। पूर्ण भूतकालिक क्रिया का ये किस में आएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। ये कौन सा था? आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया। अब आगे देखिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कर देता तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता, और खेल रहे थे इसका मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है कार्य, बीते हुए समय का बोध हो रहा है, लेकिन बीते हुए समय में उस समय जब मैंने देखा था वो खेल रहे थे, इसका मतलब अपूर्ण था, लेकिन बहुत पीछे की बात है। तो अपूर्ण भूतकालिक क्रिया ये कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। आगे देखिए, मनोज विदेश गया, ये सामान्य स्थिति है। देखो इसमें सारे समझाता हूं, सभी सुनना। मनोज विदेश गया सामान्य भूतकाल, मनोज विदेश गया है आसन्न भूतकाल, मनोज विदेश गया था इसका मतलब बहुत पहले गया पूर्ण भूतकाल, मनोज विदेश गया होगा संदिग्ध भूतकाल। अब इसमें मैं करता हूं, जैसे यदि मनोज विदेश जाता तो हवाई जहाज में बैठता, ये हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। तो मनोज विदेश गया होगा ये किसका बोध करा रहा है? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया का। ये किसका बोध करा रहा है? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया का। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है। तो यहां पूछा है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, तो अपूर्ण भूतकालिक कौन सी होगी? बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ये किसका बोध करा रहा है? कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का, बीते हुए समय में अपूर्ण होने का। जारी समय में जारी होने का बोध हो रहा है, वो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। बीते हुए समय में कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो रहा है, वो अपूर्ण भूतकाल होगा। तो इस प्रकार जो इसका सही विकल्प है बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये इसका उत्तर होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने बात करी किस पर? भूतकालिक क्रिया। तो मैंने आपको बताया था क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया। अब भूतकालिक क्रिया के 6 भेद कर दिए। सामान्य भूतकालिक क्रिया जिसमें सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है, आसन्न भूतकालिक क्रिया जिसमें किसी कार्य के तुरंत होने का बोध कराया जाता है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया जिसमें बहुत पहले ही किसी कार्य के पूरे होने का बोध कराया जाता है, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया जिसमें कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने या अपूर्ण होने का बोध कराया जाता है, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया यदि किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो रहा हो बीते हुए समय में, तो संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध होता है लेकिन वो बीते हुए समय में।
और हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया में एक कार्य दूसरे कार्य पर आधारित होता है, आश्रित होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। बीते हुए समय में होने का बोध होता है। शर्त रखी जाती है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि ये होता तो ये होता। तो ये होती है हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। तो अभी हमने बात करी भूतकालिक क्रिया पर। अगली कक्षा में बात करेंगे किस पर? वर्तमान कालिक क्रिया पर। तो अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार बंधु।